लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारत से भागे हुए दाऊद इब्राहिम को 4 दशक से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज भी कई जगह पर उसकी संपत्ति जो है वो भारत में आबाद है। न जाने उसके कितने ही संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया, कितनी ही बार उसकी नीलामी हुई, लेकिन दाऊद का नाम उन संपत्ति, उन प्रॉपर्टी से ऐसे जुड़ा है कि उस पर कुछ और हो ही नहीं पाता है। जिसने भी उसकी प्रॉपर्टी ली वो डर के साए में जीता है। ऐसा ही एक मामला आज आपको बताता हूँ, जिसमें महाराष्ट्र में एक वकील का हाल बुरा हो गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदने की जुर्रत कर दी। इस साल के शुरुआती महीने की बात है। 5 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी जमीन की नीलामी हुई थी और इस नीलामी में दाऊद के कुल 4 प्रॉपर्टी शामिल थे, जिसमें से एक की बोली 2 करोड़ लगी और दूसरी की बोली 19 लाख। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जमीन को खरीदने के लिए कोई आया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि डॉन का खौफ ही कुछ ऐसा है कि लोग ये हिम्मत करने को राजी ही नहीं हैं कि वो दाऊद की ज़मीन पर कब्जा करे, भले ही पैसा देकर भी, अपने नाम पर लेकर भी, लेकिन डॉन के ज़मीन पर वो कब्जा नहीं करेंगे। ऐसा जो है ना, पहली बार नहीं हुआ था कि दाऊद की किसी ज़मीन की नीलामी हो सरकार के जरिए। इससे पहले भी दाऊद की कई प्रॉपर्टी की नीलामी हो चुकी है, लेकिन जिसने भी दाऊद के ज़मीन को खरीदा ना, वो आज सालों बाद भी खून की आंसू रो रहा है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप आज की कहानी सुनेंगे ना तो समझ जाएंगे। तो देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है साल 2000 से। इस साल मुंबई में एक दिन कोलाबा के एक डिप्लोमेट होटल में नीलामी चल रही थी। आपको बता दूं कि ये कोई आम नीलामी नहीं थी, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, डॉन के ज़मीन की नीलामी थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के प्रॉपर्टी की नीलामी थी। मुंबई हमले को बीते अभी 7 साल ही हुए थे और शहर में अंडरवर्ल्ड की जड़ें अभी भी पूरी तरह से उखड़ी नहीं थी। बम्बई से मुंबई हुए शहर के फिजाओं में अभी भी डॉन का आतंक जो है वो फैला ही हुआ था। इसी बीच जब डिप्लोमेट होटल में दाऊद के 11 संपत्तियों की नीलामी शुरू हुई तो पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी थी कि आखिर वो कौन होगा जो डॉन के प्रॉपर्टी को अपना बनाएगा। जगह, दिन, वक्त सब तय था। वो वक्त भी आ गया जब इनकम टैक्स ऑफिसर नीलामी करने के लिए तैयार थे, लेकिन नीलामी शुरू होने के इंतजार में ही खत्म भी हो गई, क्योंकि सुबह से शाम हो गई पर कोई भी दाऊद की प्रॉपर्टी की बोली लगाने के लिए वहां आया ही नहीं। इस वक्त तक दाऊद को भारत छोड़े लगभग 15 साल हो गए थे, लेकिन ये उसका खौफ ही था कि किसी में ये हिम्मत ही नहीं हुई कि साल 2000 में भी दाऊद की संपत्ति कोई खरीदे, भले ही नीलामी में। पर कहानी बस इतनी नहीं है, क्योंकि जिस दिन इस नीलामी में कोई नहीं आया उसके अगले दिन ही डॉन के इन्फ्लुएंस की खबर हर जगह चलने लगी। इस खबर ने लोगों के बीच डॉन की धाक और भी फैला दी कि देखो, 1 दशक हो गया लेकिन उसके बाद भी मुंबई में डॉन का दबदबा ऐसा है कि कोई उसके जमीन को नीलामी में भी खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो जब ये खबर पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही थी ना, तब दिल्ली के एक वकील जो शिव सैनिक भी हैं, यानी कि बाला साहेब ठाकरे जी की जो पार्टी है उसमें नेता हैं, वो उनका नाम है अजय श्रीवास्तव। इस खबर को सुनने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगली नीलामी में वो लगाएंगे दाऊद की प्रॉपर्टी पर बोली और उसे अपने नाम कर लेंगे। अब देखिए, शिवसेना और दाऊद के बीच रंजिश जो है ना वो काफ़ी पुरानी है और वो रंजिश इतनी गहरी थी कि एक बार दाऊद ने बाला साहब ठाकरे की नाम की सुपारी निकाल दी थी। मारने वाला तो बाला साहब के घर तक घुस गया था। खैर, ये कहानी तो आप सुन ही चुके हैं। आज की कहानी में इसे बताने का मकसद ये है कि जब शिवसेना से जुड़े वकील ने बोली लगाने का ऐलान किया तो खलबली और भी मच गई। और भी हंगामा तब मचा जब अगली नीलामी मार्च 2001 में हुई और उस नीलामी में अजय श्रीवास्तव ने बोली लगाई और मुंबई के नागपाड़ा के जयराज भाई गली में जो दाऊद की दुकान थी वो उनके नाम हो गई। ये बात अलग थी कि उस नीलामी में बोली लगाने वाले वो अकेले थे, पर पहली बार किसी ने नीलामी में दाऊद की संपत्ति को अपना बनाया था। ये खबर इसलिए और भी ज़्यादा बड़ी बन गई। अब आप सोच रहे होंगे, जब सब कुछ हो गया तो इसमें डॉन ने कहाँ कुछ किया। असल में देखा जाए तो डॉन ने सीधी तौर पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आज तक खरीदी हुई वो संपत्ति वकील साहब की नहीं हो पाई।
पाई चुकाने के बाद भी दाऊद के नागपाड़ा वाले दुकान पर उनका कब्जा नहीं हुआ। कहते हैं मुश्किल से बस एक बार वो उस दुकान को देख पाए, वो भी तब जब वो पुलिस बंदोबस्त के साथ उस दुकान पर कब्जा करने गए थे, लेकिन ये हो नहीं सका। दाऊद की दुकान हासिल करने के लिए अजय श्रीवास्तव ने कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया, जिसमें दूसरी तरफ दाऊद की बहन हसीना पारकर थी, जो उस पर अपना अधिकार बता रही थी। पहले तो कई तारीखों पर पारकर की तरफ से कोई अदालत में ही नहीं आया, मतलब दूसरी तरफ से वो इस केस में अधिकार के लिए इसलिए बस इन्वॉल्व हुए थे ताकि इसे लंबे से लंबे समय तक खींचा जाए। लेकिन जब अदालत ने चेतावनी दी कि वो एक तरफा आदेश दे देंगे, तो हसीना पारकर के वकीलों ने आना शुरू कर दिया तारीख पर। साल 2011 में अजय श्रीवास्तव ने मुकदमा जीत भी लिया, बावजूद इसके उस संपत्ति पर आज तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया और वे अभी भी अदालतों की चक्कर लगा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि जब कोर्ट की तरफ से भी उनको मिल गया है, वो जीत चुके हैं केस, फिर उन्हें ज़मीन क्यों नहीं मिली, उन्हें वो दुकान क्यों नहीं मिला? तो असल में कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, दाऊद की बहन हसीना पारकर ने बम्बई हाई कोर्ट में उसे चुनौती दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि हसीना तो अब इस दुनिया में है नहीं, उसकी मौत हो चुकी है, फिर भी प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिली? तो आपको बता दूं कि डॉन दाऊद की माफिया बहन हसीना के मौत के बाद ये केस उनके बच्चे लड़ रहे हैं। कहते तो ये भी है कि इन सभी चीज़ों के बीच वकील अजय श्रीवास्तव को डी कंपनी की ओर से धमकी भरे फोन भी आए थे और एक बार तो दाऊद का एक रिश्तेदार उसके सामने ये ऑफर लेकर भी गया कि पैसे लेकर ये संपत्ति जो है उस पर अपना दावा करना वो छोड़ दे, क्योंकि दाऊद के रसूख की बात है। लेकिन बात तो यहाँ पे सिर्फ अब प्रॉपर्टी की थी नहीं, अब ये आन बान की लड़ाई बन गई थी, पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था। एक तरफ दाऊद के लिए ये हार होती अगर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोई उसकी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा ले, दूसरी तरफ वकील साहब भी शिव सैनिक थे, शिवसेना में थे, तो वो भी दाऊद के आगे पीछे हटने वाले तो थे नहीं। इसलिए अजय श्रीवास्तव ने एक बार संपत्ति मुंबई पुलिस को भी दान में देने की पेशकश की, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी उस विवादित प्रॉपर्टी को लेने से मना कर दिया। खैर, ये सब यूं ही चलता रहा और साल 2021 में फिर से दाऊद के रत्नागिरी वाले संपत्ति की नीलामी हुई और बोली लगाने में इस बार भी वकील अजय श्रीवास्तव की जीत हुई, पर जमीन इस बार भी उन्हें नहीं मिल पाई। अब इस बार क्या हुआ? इस बार भी केस हुआ या डॉन बीच में आ गया? इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार सीधे सीधे डॉन तो नहीं आया इस मामले में, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के कागजी कार्रवाई में ही कोई गड़बड़ी हुई, इस वजह से वो जमीन उन्हें मिल नहीं पाई। और आज की तारीख में सच्चाई यही है कि काफ़ी भागदौड़ के बाद भी वो संपत्ति वकील साहब के नाम नहीं हो पाई, लेकिन वकील साहब ने हिम्मत नहीं हारी है और उनकी कानूनी लड़ाई जो है वो अब भी जारी है। उन्हें उम्मीद है कि दाऊद के जिस प्रॉपर्टी की दाम उन्होंने लगाई है, जिस नीलामी में उन्होंने बोली लगाकर दाऊद की संपत्ति को खरीदा है अपने नाम करने के लिए, वो एक दिन उनके नाम जरूर होगा। मगर आज 40 साल बाद भी जिस तरह से डॉन अपने प्रभाव से अपनी संपत्तियों को किसी को छूने भी नहीं दे रहा है, उससे एक चीज़ तो साफ होता है कि वो भले ही कराची में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के कराची में, लेकिन जड़ें आज भी कहीं ना कहीं भारत में उसकी फैली हुई है। वैसे ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है कि दाऊद के संपत्ति पर क्या करना चाहिए? सरकार को कैसे कदम लेनी चाहिए? इस तरह के डॉन के जो बेनामी संपत्ति होते हैं या जिस तरह से वो भारत में आतंक फैलाते हैं, उस हिसाब से उनके संपत्तियों के साथ क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूंगा किसी और सफर में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.